अच्छा जी, तो हम इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस कर रहे थे इस्कीमिक स्ट्रोक में जो हमने करवानी है, जिसमें हमने कहा कि नॉन कंट्रास्ट सीटी हमने करना होता है, जो कि बेस्ट है। इसमें जो हेमरेज हमें बिल्कुल हेमरेज का जो एरिया है वो हमें हाई डेंसिटी का नज़र आएगा, वाइटिश, जबकि अगर इस्कीमिक स्ट्रोक होगा तो वो हमें ब्लैकिश नज़र आता है सीटी पे। लेकिन सीटी से भी अच्छी जो है वो डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई होती है, जो हमें अर्लियर जो है वो डिटेक्ट करवा देगी इस्कीमिया को। और ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम के लिए ये जो है स्ट्रोक को जो है डिटेक्ट करना, जो ब्रेन स्टेम में या सेरिबेलम में हुआ है वो इसके थ्रू ज़्यादा इजीली हो जाता है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है उसके लिए, ठीक है। इट इज़ हाउ एवर लेस रेडीली अवेलेबल, और ये महंगी भी है एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन, और इसीलिए ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारी नहीं होती, ठीक है, इन वजूहत की वजह से। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन जो होती है इस्केमिक स्ट्रोक में वो वास्कुलर अंडरलाइन डिजीज़ पे डिपेंड करती हैं, जो उसको स्टीनोसिस है या उसके हिसाब से फिर हमने डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड भी करवाना होता है कैरोटिड का, फिर फर्दर, या फिर हम MRA करवाएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी या CT एंजियोग्राफी, ठीक है। फिर अंडरलाइन कार्डिक सोर्स के बेसिस पे अगर एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह की वजह से हुआ है, कार्डिक कॉज था उस इम्बोलाई का, तो फिर हमने फिर ECG या इको उस हिसाब से करवाना होता है। बाकी जो है रिस्क फैक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए CBC, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज, ESR, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक हो गया। तो अब आता है मेनली ट्रीटमेंट ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, इस्कीमिया हुई है, उसको कैसे ट्रीट करना है। अब सबसे पहले इसमें आती है थ्रोम्बोलाइसिस, इंट्रावीनस जो हम देते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, इंट्रावीनस रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। इससे क्या होता है कि मोर्टेलिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर आपने ये 4.5 आवर्स के अंदर ही दिया ऑफ द सिम्टम ऑनसेट, 4.5 घंटों के अंदर। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है अगर आपने इसको 3 घंटों के अंदर ऑफ द सिम्टम ऑनसेट दिया, ठीक है। अर्लियर द बेटर, यानी जितना अर्लियर उतना बेटर है। अगर एक तो 4.5 घंटों के अंदर आप दें तो ये मोर्टेलिटी को इम्प्रूव करेगा, लेकिन 3 घंटों के अंदर आपने देना होता है, ठीक है। इफ़ मोर देन 4 आवर स्ट्रोक ऑनसेट, 4 घंटों से ज़्यादा टाइम पेशेंट को गुजर चुका है, जैसे अगर पेशेंट सो के उठा, उसको याद नहीं है कितना टाइम गुजरा है, तो फिर ऐसे केसेस में आपने फिर एस्प्रिन देनी होती है, ठीक है। अगर एस्प्रिन की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो आप एस्प्रिन देंगे। लेस देन अगर 3 आवर्स है तो आप सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, आपके पास ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर अवेलेबल है, आप ये दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंडिकेशन ये मस्ट है लेस देन 3 आवर्स। अगर पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक है तो कभी भी थ्रोम्बोलाइसिस ये नहीं देनी हेमरेज में, ठीक है, और फर्दर हेमरेज होगी तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करनी है कि किस में आपने टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं देना। वो है अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो या हेड ट्रॉमा हो पास 3 महीने, 3 महीने पहले इसको हो चुका है, या 3 महीने पहले इसको MI हो चुका है, इसके अलावा कोई पास्ट 21 डेज़ में कोई उसको GI ब्लीडिंग हुई थी या जेनाइटो यूरिनरी ब्लीडिंग हुई थी तो विद इन पास्ट 21 डेज़, कोई 14 दिन पहले इसकी कोई मेजर सर्जरी हुई, 7 दिन पहले आर्टीरियल पंचर हुआ, 7 दिन पहले कोई लंपा पंचर हुआ, या उसके लैब्स में उसके प्लेटिलेट लेस देन 1 लाख मिलीमीटर क्यूब आ रहे हैं, सीरम ग्लूकोज उसकी लेस देन 2.8 मिलीमोल पर लीटर है या मोर देन 22.2 मिलीमोल पर लीटर हाइपर, INR उसका मोर देन 1.7 आ रहा है इफ़ ऑन वारफेरिन, तो इन केसेस में आपने ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि आपने थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं देना पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए, ठीक है। थ्रोम्बोलाइसिस के बाद अगला आता है एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन से याद रखिएगा कि इसमें मोर्टेलिटी लोअर नहीं होती, ये जो है बस रिकरेंट इस्कीमिया के रिस्क को कम करेगा और वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के रिस्क को जो है कम करता है, तो इससे फिर फर्दर हेमरेज का भी रिस्क बढ़ता है, दोनों इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल हेमरेज हो। अच्छा जी, तो हमने डिस्कस किया कि हेपेरिन देने से रिस्क ऑफ हेमरेज जो है वो फिर इंक्रीज़ होता है, दोनों इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये अक्यूट स्ट्रोक की मैनेजमेंट में नहीं देते हेपेरिन, सिर्फ आप ये तभी देते हैं जब कोई एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जो है कोई इम्बोलिक सोर्स की वजह से हुआ हो इस्कीमिक स्ट्रोक, या फिर जो हमने पढ़ा था इनाम दानिश में कि पेशेंट को जो है इवॉल्विंग स्ट्रोक जो है वो डेवलप हुआ हो, यानी वो फीचर्स जो है हेमीपेरेसिस वगैरह और ज़्यादा सीवियरिटी में जा रही है, प्रोग्रेस कर रहा है उसका स्ट्रोक, तो फिर आपने एंटीकोगुलेंट देना होता है, वरना ऐसा हम नहीं देते क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और हेमरेज का रिस्क भी बढ़ता है इस वजह से, ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में हमने थ्रोम्बोलाइसिस डिस्कस किया, फिर हेपेरिन एंटीकोगुलेंट डिस्कस किया, अब आता है हमारे पास एंटी प्लेटिलेट थेरेपी। अच्छा जी, तो एंटी प्लेटिलेट थेरेपी हमें पता है एस्पिरिन जो है ये हमने इमीडिएटली जो स्टार्ट कर देनी होती है आफ्टर द इस्कीमिक स्ट्रोक, ये आपने पॉइंट याद रखनी है, जल्द से जल्द आपने 300 मिलीग्राम वंस डोज देना होता है और उसके बाद रोज़ाना उसको देनी है 75 मिलीग्राम एस्पिरिन,
ठीक है। तो ये हावेवर आपने 24 आवर्स तक विथ हेल्ड रखनी होती है। अगर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आपने दिया है तो फिर आपने ये 24 आवर्स तक विथ हेल्ड रखनी होती है। यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम कब दे रहे थे, अगर 3 आवर्स से पहले जो है पेशेंट आ गया है, उसके स्ट्रोक को 3 आवर्स से कम टाइम हुआ है, तो फिर आप देते हैं TPA, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर वो सिनेरियो है इस तरह का, तो उसमें फिर अभी आपने फ़िलहाल एस्पिरिन नहीं देनी होती। इसके अलावा कह रहा है एस्पिरिन से जो है मोर्टेलिटी और रिकरेंट स्ट्रोक जो है डिक्रीज़ होता है, और पेशेंट जो है ऑलरेडी जो एस्पिरिन पे होते हैं, अगर पहले से ही एस्पिरिन ले रहा है तो फिर अब उसमें आपने बस डायपाइरिडामोल ऐड करना है 200 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, या फिर आप उसको क्लोपिडोग्रल पे स्विच कर दें 75 मिलीग्राम डेली पे, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी एस्पिरिन ले रहा है पेशेंट। डायपाइरिडामोल और क्लोपिडोग्रल, डायपाइरिडामोल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो ज़्यादा सुपीरियर है बनस्बत आप सिर्फ अकेले एस्पिरिन दें। और इसके अलावा क्लोपिडोग्रल और एस्पिरिन जो साथ में आते हैं ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते बनस्बत एस्पिरिन अलोन के, ठीक है। इस सिनेरियो में एस्पिरिन अलोन ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन डायपाइरिडामोल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है ओनली एस्पिरिन से। अगला ट्रीटमेंट में कैरोटिड रीवास्कुलराइजेशन होती है। तो इसमें जो है हम कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है कैरोटिड आर्टरी रीवास्कुलराइजेशन के लिए, ठीक है। इसमें जो क्लॉट होता है वो हमने कैरोटिड्स में से रिमूव करना होता है। तो कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी जो है इसमें 5% रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ऑपरेशन रिस्क है कि स्ट्रोक हो जाए 5%। इससे जो है ना फर्दर जो सब्सिक्वेंट स्ट्रोक से प्रिवेंशन के लिए हम कर रहे होते हैं उसका रिस्क जो है रिड्यूस होता है। इफ़ द सिम्टमेटिक इप्सिलेटरल स्टेनोसिस ऑफ 70 to 99% तो मोस्ट बेनिफिशियल है। एसिम्टोमेटिक इप्सिलेटरल स्टेनोसिस है 70 to 99% एंड एज इज़ लेस दैन 75 ईयर्स, ठीक है। तो उसमें भी जो है फर्दर स्ट्रोक का रिस्क रिड्यूस होगा। और इसके अलावा जब हमने सर्जरी परफॉर्म की विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स आफ्टर द स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक के कुछ ही हफ्तों में जो है सर्जरी परफॉर्म की गई है, तो उसमें भी फिर सब्सिक्वेंट स्ट्रोक का रिस्क जो है रिड्यूस होता है। एंड लास्टली एंडार्ट्रेक्टमी हैज़ नो रोल फॉर माइल्डर स्टीनोसिस। अगर लेस दैन 55% है स्टीनोसिस तो उसमें फिर ये इतने फ़ायदे वाली नहीं होती एंडार्ट्रेक्टमी। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन बताई गई है कि आपने किस तरह से प्रिवेंट करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर द इस्केमिक स्ट्रोक आगे ना हो फ्यूचर में सब्सिक्वेंट। उसके लिए आपने पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल का कहना है यूजिंग द थायाजाइड्स एंड ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इसी तरह डायबिटीज़ अपनी मैनेज रखें, हीमोग्लोबिन A1C को 7% से लेस रखें। लिपिड कंट्रोल में उसको अपने लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो टारगेट लेवल है वो लेस दैन 100 रखना है इफ़ द कैरोटिड स्टेनोसिस इज़ द कॉज ऑफ स्ट्रोक। और स्टेटिन्स जैसे सिमवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, बाकी भी स्टेटिन्स होती हैं, तो लिपिड लोवरिंग एजेंट्स होते हैं, ये उसने यूज़ करने हैं 40 मिलीग्राम सिमवास्टेटिन, ठीक है, लिपिड कंट्रोल करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उसकी स्मोकिंग सेसेशन करवाएंगे, लोअर साल्ट इंटेक, फ़ैट इंटेक भी अपना कम रखे, अल्कोहल को एक्सेस यूज़ ना करे, लोअर करे, एक्सरसाइज ज़्यादा करे, वेट लॉस करे, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि आइंदा फ्यूचर में इसको स्ट्रोक ना हो। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया इस्केमिक स्ट्रोक। उसके बाद अगली जो टाइप आती है हमारे पास स्ट्रोक की वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह हमने कहा कॉमन तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक हमारे पास तकरीबन 15% ऑफ दी स्ट्रोक है। तो इसको फिर हमने फर्दर जो है ना क्लासीफाई कर दिया है कि ये जो हेमरेज हुई है वो या तो इंट्रा पैरेनकाइमल हेमरेज होगी, पैरेनकाइमा के अंदर, ब्रेन सब्सटेंस के अंदर, जिसको हम इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी कहते हैं दूसरी, या फिर ये सब एरेक्नोइड हेमरेज होगी। डिटेल में इंट्रा पैरेनकाइमल हेमरेज देखें। इंट्रा पैरेनकाइमल हेमरेज जो है इसका मतलब है कि ब्रेन का जो पैरेनकाइमा है उसके अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर कर गई है। क्यों वो ब्लड वेसल रप्चर की, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें मेनली हाइपरटेंशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है इस इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज का। और इसमें जो साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे ये होती है वो है हमारे पास पुटामेन, ठीक है, पुटामेन में होती है। इसके अलावा थैलेमस, पोन्स और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, सेरिबेलम में 10%, इंटरनल कैप्सूल में भी हो सकती है, ठीक है। तो एक मेन कॉज इंट्रा पैरेनकाइमल हेमरेज का हाइपरटेंशन है। बाकी फैक्टर्स के कोई आर्टीरियो वीनस मेलफॉर्मेशन हो गई है, अमाइलॉइड एंजियोपैथी, एंटीकोगुलेशन थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी गई इसलिए ब्लीडिंग हुई, ट्यूमर है कोई कोकेन का यूज़, कोकेन एम्फेटामिन इनका ड्रग्स का यूज़, ठीक है। तो अब इस तरह का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा इंट्रा पैरेनकाइमल हेमरेज वाला पेशेंट, उसको जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका इम्पेयर होगा, उस क्लॉट की वजह से उसको वॉमिटिंग, हेडेक,
ठीक है। ये प्रेशर की वजह से, प्रेशर सिम्टम्स होंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से। इसके अलावा सीजर्स होंगे, और इससे प्रोग्रेसिव फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो सकता है पेशेंट को, डिपेंड करता है साइट ऑफ हेमरेज क्या है, ठीक है, तो डेफिसिट होगा, वो वाली फीचर्स होंगे। अब डायग्नोसिस और मैनेज कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने वही बात, सीटी स्कैन करवाना है, नॉन कंट्रास्ट सीटी बेस्ट इनिशियल टेस्ट ये होता है। फिर हम एमआरआई भी करवा सकते हैं, एंजियोग्राफी करेंगे ताकि वेसल्स की जो है, एंजियोग्राफी से हमें सोर्स ऑफ ब्लीडिंग पता चलेगी, कौन सी वेसल जो है ब्लीड कर रही है। मैनेजमेंट पर हमने क्या करनी है, सबसे पहला जो होता है हमने पेशेंट का जो है एयरवे प्रोटेक्शन करनी है और इंट्यूबेशन करनी है अगर उसकी पुअर एयरवे प्रोटेक्शन है, या अगर उसका GCS 8 से बिलो है, क्योंकि 8 से बिलो, 7 से बिलो हम इंट्यूबेट कर देते हैं पेशेंट को। पहले हमारा एयरवे मेंटेनेंस होता है, फिर हमने उसका हाइपरथर्मिया उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, हाइपरथर्मिया ना हो। और हेड जो है बेड का वो 30 to 45 डिग्री पर एलिवेट करके रखना है, क्योंकि वो एस्पायरेट भी कर सकता है। और इसके अलावा रिवर्स एनी कोगुलोपैथीज़, हेड एलिवेशन से उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज़ होगा। और कोई भी अगर उसको कोगुलोपैथी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है तो उसको भी रिवर्स करना है। विटामिन के हम दे सकते हैं उसको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। उसका INR टारगेट हमने लेस देन 1.4 रखना है। टारगेट उसके प्लेटिलेट जो है मोर देन 1 लाख होने चाहिए, ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो, अगर वो कम है तो मोर देन करना है। इसी तरह प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी आप दे सकते हैं, स्पेशली अगर एक्सपेंडिंग इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, जो कि एक्सपेंड कर रही है वो हेमरेज, वो हेमाटोमा, तो फिर आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास DDAVP डेस्मोप्रेसिन इफ़ यूरेमिक, यानी हम डेस्मोप्रेसिन देंगे ब्लीडिंग प्रॉब्लम को, यानी स्पेशली अगर पेशेंट वो जो यूरेमिक है, उसको यूरेमिक ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम देते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट में, क्योंकि इससे जो है और अगर वो जो है पेशेंट एंटीप्लेटिलेट यानी मेडिकेशन भी साथ ले रहा है तो उसमें फिर हमने ये देना होता है, क्योंकि एंटीप्लेटिलेट मेडिकेशन जो होती है ना वो ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाती हैं, ठीक है। और जब स्ट्रोक हुआ है तो और ज़्यादा उसकी फिर ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो ये जो DDAVP है मेडिकेशन, ये उसके प्लेटलेट के फंक्शन को इम्प्रूव करेगी और ब्लीडिंग को रिड्यूस करेगी। कैसे करेगी, ये एक्चुअली ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर को जो है रिलीज़ करती है, और वॉन विलीब्रेंड फैक्टर हमें पता है कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम ये देते हैं। उसी का एक फार्मूला है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म जो है 1D अमाइनो 8 D आर्जिनिन वेजोप्रेसिन, आप शॉर्ट फॉर्म में बस डेस्मोप्रेसिन याद कर ली, ठीक है। इसके अलावा आपने मैनेजमेंट में जो है उसको जो स्ट्रिक्ट जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होगा विथ आर्टीरियल लाइन, ठीक है। आर्टीरियल लाइन के थ्रू आप मैनेज कर रहे होंगे कि इसका कितना ब्लड प्रेशर है। टारगेट आपने उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से लेस रखना है, ठीक है। और अगर सब एरेक्नाइड हेमरेज है तो फिर लेस दैन 140। तो अब स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आप जो प्रेफर्ड एजेंट्स हम देते हैं उसमें निकार्डिपिन और लेबेटालोल। इसके अलावा आपने एंटी सीजर प्रोफाइलैक्सिस भी देनी है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली ब्लीडिंग हुई है, हेमाटोमा बना है तो वो सीजर करवा सकता है, तो एंटी सीजर प्रोफाइलैक्सिस देंगे। सर्जिकल डीकम्प्रेशन अब आपने कैसे करनी है, डीकम्प्रेसिव हेमीक्रेनिएक्टमी करनी है। ये असल में एक प्रोसीजर होता है न्यूरोसर्जिकल, जिसमें जो पोर्शन ऑफ स्कल है उसको रिमूव किया जाता है और एक स्पेस क्रिएट की जाती है फॉर द स्वेलिंग ब्रेन, ठीक है, जो उसमें स्वेलिंग हो गई है। तो ये असल में जो सीवियर ब्रेन स्वेलिंग या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो उसमें हमने ये ट्रीटमेंट देना होता है डीकम्प्रेसिव हेमीक्रेनिएक्टमी, ठीक है, स्कल बोन को रिमूव करके। बिल्कुल कुछ इस तरह से ये डीकम्प्रेसिव हेमीक्रेनिएक्टमी की जाती है। दूसरा जो है सर्जिकल डीकम्प्रेशन जो है हम इंडिकेट करते हैं फॉर लार्ज हेमरेज विद क्लिनिकल डिटोरिएशन जिसमें हो रही हो, तो उसमें फिर हमने ये एडवाइस करना होता है। तो यहाँ पर इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो गया। अब देखते हैं अगली हेमरेज एक स्ट्रोक की टाइप जो कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज याद रखिएगा कि इसके जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है सेक्युलर या बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है। इसके अलावा वैस्कुलर मेल्फॉर्मेशंस की वजह से भी होता है, हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस में, ट्यूमर्स की वजह से भी ये हेमरेज हो सकती है, और ट्रॉमेटिक हेमाटोमा, ट्रॉमा भी है लेस कॉमन लेकिन, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से ज़्यादातर जो हो रहा था जिसमें स्कल फ्रैक्चर भी होता है वो था हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल जो है हेमरेज। तो यहाँ पे मेनली जो मोस्ट कॉमन सेक्युलर एन्यूरिज्म इसका कॉज होता है। सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म की फिर आगे डिटेल है कि मोस्ट कॉमन कॉज है सब एरेक्नॉइड हेमरेज का। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म भी यही होता है, कौन सा, सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म। अब मोस्ट कॉमन इसकी साइट भी आपको पता होनी चाहिए, वाइवा में पूछते हैं कि बेरी एन्यूरिज्म जो है ना जंक्शन ऑफ द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी विथ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ जो है यहाँ पर इस एंटीरियर सर्कुलेशन में ही ये बनता है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ यहाँ पे जंक्शन है,
और इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये एन्यूरिज्म बनता है? स्मोकिंग और हाइपरटेंशन की वजह से मेनली 54% इन्हीं वजूहत की वजह से। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में भी बनता है, एल्डर-डायनोस सिंड्रोम टाइप 4 में, मार्फन सिंड्रोम में, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में, ठीक है। तो ये सेक्युलर एन्यूरिज्म के ही कॉजेज़ हैं। अब सबएरेक्नोइड हेमरेज हुई है पेशेंट को, तो वो आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वो आपने याद रखना है कि पेशेंट को अचानक से एब्रप्ट ऑनसेट का इंटेंसली पेनफुल थंडर क्लैप हेडेक होगा। थंडर क्लैप हेडेक, जो पेशेंट उसको कैसे डिस्क्राइब करेगा, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का उसका मोस्ट वर्स्ट हेडेक होगा। उसमें पेशेंट के 25 to 50% जो केसेस होते हैं उनमें पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है, उनको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। और मेनिंजल इरिटेशन के साइंस आपने नहीं भूलने, जो कि नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग, ये वाले साइंस होंगे, ठीक है। यानी एक तो हेमरेज हुई है तो उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट्स, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने वाले, और दूसरे मेनिंजल इरिटेशन के साइंस एंड सिम्टम हमें मिलते हैं। सबएरेक्नोइड हेमरेज को आप कैसे डायग्नोस करेंगे? नॉन कंट्रास्ट सीटी यही बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, नॉन कंट्रास्ट सीटी, ठीक है। और ये बहुत जो है सेंसिटिव होता है इनिशियल स्टेजेस में, स्पेशली 12 घंटों के अंदर पेशेंट आपके साथ इस तरह के सिम्टम के साथ प्रेजेंट किया, तो आपने नॉन कंट्रास्ट सीटी करवाई, तो विद इन 12 आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन में ये वेरी सेंसिटिव होता है, हमें जल्दी डायग्नोस करके देगा कि भाई ये सबएरेक्नोइड हेमरेज हुई है इसको। तो इसके अलावा लंबा पंचर की अगर हम बात करें, वैसे हमने नहीं करनी होती लंबा पंचर, यहाँ पर इसने लिख दिया इट इज़ ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, लेकिन यूजुअली हम नहीं करते। इनाम दानिश में भी हमने डिस्कस किया कि हम नहीं करते, क्योंकि इससे फर्दर फिर जो है हर्निएशन हो सकती है सेरिब्रल टॉन्सिल्स की, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है सबएरेक्नोइड हेमरेज में, तो फर्दर वो हर्निएट करेगा, ब्रेन और डेथ हो सकती है। तो इसलिए अगर सीटी स्कैन नेगेटिव आया है, ठीक है, या फिर ये सीटी की नेगेटिव आया, या हेमरेज उसमें पता नहीं चली अभी, या फिर प्रेजेंटेशन को 12 घंटों से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तो फिर आप लंबा पंचर करते हैं, ठीक है, वरना वैसे यूजुअली नहीं किया जाता। लंबा पंचर में क्या फाइंडिंग मिलेंगी, हमें प्रेशर इंक्रीज़ मिल सकता है, ठीक है। सबएरेक्नोइड हेमरेज वाले पेशेंट में प्रेशर इंक्रीज होगा, उसका कलर जो है लंबा पंचर में फ्लूइड का जेंथोक्रोमिया यानी येलो कलर नज़र आएगा, क्योंकि आरबीसीज़ की हेमोलाइसिस हुई है विद इन द CSF। आरबीसीज़ आप उसमें देखेंगे तो उसमें रेज्ड होंगे, वाइट ब्लड सेल्स आप देखेंगे तो वो भी नॉर्मल से रेज्ड होंगे, ग्लूकोज नॉर्मल ही रहेगी, प्रोटीन थोड़े से रेज हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लिनिकल पर्ल्स इसने बताए हैं कि WBC और रेड ब्लड सेल्स, इनका जो रेशो देखा जाता है, जो हम मेनिंजाइटिस में भी देख रहे थे, तो वाइट ब्लड सेल्स हमें CSF में एलिवेटेड यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। सबएरेक्नोइड पेशेंट वाले पेशेंट में, सबएरेक्नोइड हेमरेज वाले में वाइट ब्लड सेल्स थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं, तो ऐसा लगेगा, हमें लगेगा कि ये तो मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस में जो वाइट ब्लड सेल RBC का रेशो था वो इंक्रीज़ था। सबएरेक्नोइड हेमरेज में जो रेशो है ना वाइट ब्लड सेल और RBC का, वो हावेवर नॉर्मल ही रहता है, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। WBC एलिवेटेड होते हैं लेकिन इनका रेशो नॉर्मल रहता है, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे मेनिंजाइटिस से। नॉर्मल जो है WBC RBC का रेशो वो कितना होता है, 1 WBC होता है वाइट ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल हर 500 से 1000 RBC के लिए, ठीक है, ये इसका नॉर्मल रेशो होता है। तो अब लास्ट में इसकी सबएरेक्नोइड हेमरेज की ट्रीटमेंट इसने दी है, किस तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। सबसे पहले तो आपने ब्लड प्रेशर को उसको कंट्रोल करना है, ताकि फिर क्योंकि हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से हुआ एन्यूरिज्म, फिर वो ब्लीड की है, तो सबएरेक्नोइड हेमरेज हुआ है, तो उस ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करेगा ताकि रीब्लीडिंग ना हो। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निमोडिपिन जो है क्या करेगा, वैज़ोस्पाज़म को भी प्रिवेंट करेगा और सब्सिक्वेंट स्ट्रोक से बचाएगा। 30 to 60 मिलीग्राम हम IV में देते हैं 5 से 14 दिनों के अंदर, और उसके बाद पर ओरल हमने 360 मिलीग्राम देनी होती है 7 दिनों के लिए, ठीक है, निमोडिपिन। सीजर प्रोफाइलेक्सिस जो है उसके लिए हम सीजर प्रोफाइलेक्सिस जो देते हैं, फेनिटोइन हम देंगे। एन्यूरिज्म है तो उसके लिए हम सर्जिकल क्लिपिंग करेंगे। इंसर्शन ऑफ प्लेटिनम कॉयल भी कर सकते हैं एन्यूरिज्म में विया द एंडोवास्कुलर प्रोसीजर, ठीक है, 2 ट्रीटमेंट हमने पढ़े थे ना, प्लेटिनम कॉयल या फिर सर्जिकल क्लिपिंग ऑफ द एन्यूरिज्म। तो कॉइलिंग जो है वो एक्चुअली एसोसिएटेड होता है विथ फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन, अच्छी है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं बनस्बत सर्जिकल क्लिपिंग के। तो अब जो है कॉइलिंग प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट चॉइस होता है। ये देखें इस तरह से, जो है अगर एन्यूरिज्म है तो उसके अंदर जो है कॉइल जो है इंसर्ट की जाती है, ताकि उसके अंदर जो है ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो, फिर उसके रप्चर होने के चांसेस कम हो, ठीक है। तो ये आजकल प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है, ये एंडोवास्कुलर अप्रोच के थ्रू करते हैं, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बनस्पत सर्जिकल क्लिपिंग के। उसके बाद लास्ट में जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबएरेक्नोइड हेमरेज अगर हो गया पेशेंट को डेवलप, तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसमें उसको
ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस डेवलप होगा, तो उसको आपने कैसे जो है उसका CSF ड्रेन नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन है और एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो उसको सर्जिकल शंट देके आपने ट्रीट करना है। इसके अलावा डिलेड सेरिब्रल इस्कीमिया बाद में देर से डेवलप होगी, उसको फिर आपने जो है वेज़ोडाइलेटर्स देके ट्रीट करना है। हाइपोनेट्रीमिया अगर हुआ है तो वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो सोडियम फिर बैलेंस हो जाएगा। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, और वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये लास्ट में CT स्कैन दिखाया गया है इस्केमिक स्ट्रोक का, और ये देखें इस्केमिक एरिया हमें ब्लैकिश नज़र आता है CT स्कैन पे, जबकि यहाँ पर जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक में हेमरेज वाला एरिया हमें वाइट नज़र आता है। ये CT स्कैन है जिसमें सब एरेक्नॉइड हेमरेज दिखाई गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये जो एरो है वो डिनोट कर रहा है वाइटिश एरिया की सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुई है, क्योंकि वो एंटीरियर सेरिब्रल और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के जंक्शन पे होती है, तो वहाँ पर जो है हमें नज़र आ रही है। दैट्स इट। यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्ट्रोक का। इरफान मसूद से भी, इनाम दानिश से भी हमने पढ़ा। याद आपने यही बुक करनी है क्योंकि इनाम दानिश बहुत लेंथी है और उसको बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वाइवा में भी, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।